हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 के एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था दूसरा मौसम एवं जलवायु के बारे में। यह हमारे इस लेसन का 7वां पार्ट है। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने विभिन्न प्रकार के बादलों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम पढ़ रहे थे मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं उनके बारे में, जिसमें अपन ने सौर विकिरण, तापमान, इनके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, फिर कोहरे, ओस, जलवाष्प के संघनन के आधार पर कोहरा, ओस, धूम, कोहरा, धुंध, इन कुहासा, पाले के बारे में अपन ने पढ़ा, और उसके बाद मेघ जो होते हैं बादलों के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, फिर कल की कक्षा में अपन ने वर्षण शुरू किया था, और वर्षण में वर्षा के जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं वो शुरू किए थे, जिसमें अपन ने पढ़ा था अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं अपन अनावृष्टि के बारे में। ठीक है, अब हम जानते हैं हमारे देश में या हमारे पर्सनली राज्य में ही ले ले, राजस्थान राज्य में तो देखते हैं अपन कि क्या होता है कि असमान वर्षा का वितरण है। सब जगह समान रूप से वर्षा नहीं होती है जब मानसून आता है। कैसे? कहीं पर बहुत ही ज्यादा वर्षा हो जाती है, कहीं पर बिल्कुल ही नहीं होती। ठीक है, कहीं पर औसत सामान्य की वर्षा तो बहुत ही कम जगह होती है, कहीं पर तो बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, कहीं पर बाढ़ के हालात हो जाते हैं, ऐसी वर्षा होती है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। ठीक है, और फसल को अब इसके कारण क्या होता है, कहीं पर बारिश होती है, कहीं पर बहुत ही कम होती है, जिससे क्या होता है फसल पूरी तबाह हो जाती है। कहीं पर सूखे से तो कहीं पर अधिक बाढ़ या जल अत्यधिक वर्षा से हो जाती है। तो शुरू करते हैं अपन ये अपना तीसरा जो वर्षा के जो प्रतिकूल प्रभाव में तीसरा हमारा है अनावृष्टि। ठीक है, तीसरा है हमारा अनावृष्टि। देखिए अनावृष्टि क्या होता है? अनावृष्टि वर्षा के असमान वितरण होता है। ठीक है, अनावृष्टि का मतलब बिल्कुल ही वर्षा नहीं, बिल्कुल असमान वितरण की वर्षा। ठीक है, वर्षा के असमान वितरण से कुछ क्षेत्र में बिल्कुल वर्षा नहीं होती और कुछ पर बहुत ही अत्यधिक बड़ा हो जाता है। तो देखो वर्षा के असमान वितरण से कुछ क्षेत्र में बिल्कुल वर्षा नहीं होती है, कुछ क्षेत्र में तो बिल्कुल ही बारिश नहीं होती और कुछ पर बाढ़ के हालात बन जाते हैं। इस प्रकार की वर्षा होती है, और ऐसी वर्षा अगर फसलों को दी जाए तो वर्षा के अभाव में इस कारण क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। इस कारण क्या होता है कि वर्षा के अभाव में क्या होता है, खड़ी जो फसल होती है वो भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, इस कारण वर्षा के अभाव में खड़ी फसल सूखकर नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है अनावृष्टि। वर्षा के असमान वितरण के कारण कहीं पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, इसे अनावृष्टि कहते हैं, जहां बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। ठीक है, बचाव के उपाय। बिल्कुल भी बारिश का मतलब है कि एक तो बारिश होती भी है तो बस इतनी सी होती है कि अपन उसको नगण्य के बराबर ही मान सकते हैं। ठीक, बचाव के उपाय क्या क्या है, देखिए कैसे बचाव के उपाय क्या है इसके, अनावृष्टि से अपन बचाव के उपाय।
बचाव के उपाय देखिए। पहले तो जो बचाव के उपाय में देखिए, कम अवधि वाली बचाव के उपाय में हमें ऐसी फसल बोनी है जो कम अवधि में पक जाए, ठीक है। शीघ्र पकने वाली, कम अवधि की हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक फसल बोए 6 महीने बाद आए, 6 महीने तक बारिश हो ना हो, 6 महीने में कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि बारिश होती ही नहीं है, तो फिर बिल्कुल खत्म हो जाती है फसल, ठीक है। शीघ्र पकने वाली, जल्दी पकने वाली फसल हमें बोनी चाहिए, ठीक है। कम वानस्पतिक वृद्धि वाली, ठीक है। कम वानस्पतिक वृद्धि वाली मतलब जो कम वृद्धि करे, क्योंकि जितनी ज्यादा वृद्धि करेगी उतनी ज्यादा उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्यादा होगी, ठीक है। और कम जल मांग वाली, कम जल मांग वाली, जिसको ऐसी फसलें बोए जिनमें जल की आवश्यकता कम हो और प्रतिरोधी किस्म बोनी चाहिए, ठीक है। बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? बचाव के लिए हमें करना चाहिए कम अवधि, कम अवधि वाली, शीघ्र पकने वाली, कम अवधि शीघ्र पकने वाली, कम वानस्पतिक वृद्धि वाली, कम वानस्पतिक वृद्धि वाली, ठीक है। और कम जल मांग, जल मांग वाली तथा प्रतिरोधी किस्में बोनी चाहिए, प्रतिरोधी किस्में बोनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे बाजरा की HHB 67, RHD 177, जैसे बाजरा की होती है, बाजरा, ये बाजरे की किस्म है HHB 67, RHB 177 और CMH 356, CMH 356, ये बाजरे की कुछ किस्में हैं जो क्या कम पानी के मांग वाली होती है और ज्यादा कम अवधि में पक जाती हैं। इसी तरह देखिए मोट की एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मोट में देखिए RMO 40, मोट की किस्म में देखिए RMO 40, RMO 257, RMO 257, इस प्रकार से फसलें बोनी चाहिए। तो ये तो है हमारी प्रतिरोधी किस्मों वाली दूसरा उपाय, ठीक है। फसल की कटाई के तुरंत बाद जुताई कर देनी चाहिए, करके पाटा लगाना चाहिए, पाटा लगा देना चाहिए। फसल कटाई के तुरंत बाद जुताई करके पाटा लगा देना चाहिए, पाटा लगा देना चाहिए, अर्थात क्या करना चाहिए? पाटा लगा देना चाहिए, ठीक है। फसलों की बुआई वर्षा शुरू होते ही कर देनी चाहिए, जैसे ही बारिश का मौसम होता है, जुलाई जून का लास्ट सप्ताह या जुलाई की फर्स्ट सप्ताह में जो बारिश स्टार्ट होती है, उससे पहले जो बारिश होते ही क्या करते हैं हम? बुआई कर देनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो पहले शुरू में तो 1-2 बार बारिश होती ही होती है, ठीक है। बाद में क्या पता हमें देखने को मिले ना मिले। तो बारिश शुरू होते ही फसल की बुआई कर देनी चाहिए, फसल की बुआई कर देनी चाहिए हमें, ठीक है।
नेक्स्ट, शुष्क कृषि तकनीक अपनानी चाहिए। शुष्क कृषि तकनीक हमें अपनानी चाहिए। अब शुष्क कृषि तकनीक क्या होती है? प्रति हेक्टर पौधों की संख्या कम रखना। शुष्क कृषि तकनीक क्या होती है? प्रति हेक्टर में पौधों की संख्या कम रखना, क्योंकि पौधे की संख्या कम होगी तो जल मांग भी कम होगी, और जिससे कम संख्या वाले पौधों की, ज्यादा जगह में कम संख्या के पौधों की क्या होगी? जल मांग कम होने से उनकी जल की जो उपलब्धता है बढ़ जाएगी और आराम से उनकी जल आपूर्ति भी हो जाएगी। शुष्क कृषि तकनीक अपनानी चाहिए। शुष्क कृषि तकनीक भी अपनानी चाहिए हमें, ठीक है। अर्थात प्रति हेक्टर पौधों, प्रति हेक्टर क्या करनी? पौधों की संख्या कम, पौधों की संख्या कम रखना शुष्क कृषि तकनीक कहलाती है। मृदा में नमी की संरक्षण बढ़ाने के लिए, अर्थात पानी मिट्टी के अंदर जो पानी की मात्रा वो नमी बनी रहे, तो मृदा में नमी संरक्षण के लिए कार्बनिक खादों का उपयोग करना चाहिए। जो जीवांश पदार्थ होते हैं, गोबर, इनसे बनने वाली कार्बनिक खादों का उपयोग करना चाहिए। मृदा में नमी संरक्षण बढ़ाने के लिए कार्बनिक खाद का उपयोग करना चाहिए। कार्बनिक खाद का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। फिर वर्षा प्रारंभ होते ही, जैसे ही बारिश प्रारंभ होती है, ओट आने पर जुताई कर देनी चाहिए। ओट आने पर जुताई कर देनी चाहिए। वर्षा प्रारंभ होते ही जो ओट आती है, अर्थात जो परत आती है ऊपर वाली पानी से, ठीक है, उस टाइम उसकी जुताई कर देनी चाहिए, क्योंकि वो परत अगर जम गई तो फिर क्या होगा? बारिश का पानी होगा वो नीचे नहीं जा पाएगा, थोड़ी बहुत, तो मृदा में नमी की पूर्ति नहीं होगी। वर्षा प्रारंभ होते ही ओट आने पर जुताई कर देनी चाहिए। जुताई कर देनी चाहिए। फिर है मिश्रित फसल बोनी चाहिए। मिश्रित फसल अर्थात ऐसी फसलें बोनी चाहिए जिसको अगर एक को कम पानी की आवश्यकता हो तो दूसरे को ज्यादा पानी की आवश्यकता हो, जिससे अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो ज्यादा फसल, ज्यादा पानी वाली फसल को लाभ हो जाए, और कम हो तो फिर कम फसल आवश्यक, जल मांग आवश्यकता वाली फसल को लाभ हो। जैसे ज्वार के साथ मूंग, ठीक है, बाजरा के साथ मोठ। मिश्रित फसल बोना, जैसे ज्वार के साथ मूंग, बाजरा के साथ मोठ, तो ये हमें बोनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी अनावृष्टि के ऊपर कुछ चर्चा है। देखिए, अनावृष्टि अर्थात जहां पर बारिश के असमान वितरण से कई जगहों पर बारिश बिल्कुल ही नहीं होती है, इसे अनावृष्टि कहते हैं। और इससे बचाव के उपाय क्या क्या है वो भी अपन ने देखे। अब देखेंगे असमय वृष्टि। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य को, किसानों को चाहिए ही नहीं होती कि बारिश हो, फिर भी बारिश हो जाती है। अर्थात अनावश्यक होने वाली बारिश जो किसान चाहते नहीं है, क्योंकि उस अनावश्यक होने वाली बारिश से किसानों को बहुत ही नुकसान होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले आप स्क्रीनशॉट लें। देखिए,
अब असमय वृष्टि, चौथा है हमारा असमय वृष्टि, अर्थात बिना समय के वृष्टि होना, असमय जो वृष्टि होती है, ठीक है। अब असमय बिना काम की बारिश होना, जैसे बुआई के बाद, ठीक है, बुआई के बाद जैसे ही अपन ने पहली बारिश हुई बुआई की, और बुआई के जस्ट बाद अगर बारिश हो जाती है, वर्षा हो जाती है, तो क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश ढंग से नहीं मिलता, और बारिश होने से क्या होता है, बीजों का अंकुरण नहीं होता है। अर्थात बुआई के तुरंत बाद वर्षा होने से बीज अंकुरित नहीं होते, बीज क्या होते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं, ठीक है। फसल बोने के, अगर फसल बोई और तुरंत बाद क्या हो, बारिश, वर्षा से निराई गुड़ाई भी मुश्किल हो जाती है। फसल बोने के बाद जो बारिश होती है तो वर्षा से निराई गुड़ाई का समय नहीं मिलता और फसल जल जाती है, अर्थात फसल पीली पड़ जाती है। देखिए, अगर बुआई के बाद बारिश हो जाती है तो निराई गुड़ाई करने का हमें समय नहीं मिलता है, जिससे फसलें पीली पड़ जाती हैं। बुआई के तुरंत बाद वर्षा होने से निराई गुड़ाई का समय नहीं मिलता, जिससे क्या होता है, फसल पीली पड़ जाती है, जिससे फसल पीली पड़ जाती है, ठीक है। वृद्धि काल में अगर तेज हवाएं चलती है, तेज हवाओं के साथ बारिश होती है तो फसल गिर जाती है। अगर फसल वृद्धि कर रही है, खड़ी है एकदम फसल, उसके साथ तेज हवाओं के साथ बारिश होती है तो फसल पूरी की पूरी क्या हो जाती है, गिर जाती है। वृद्धि काल में तेज हवा के साथ वर्षा होने से, वृद्धि काल में तेज हवा से वर्षा होने पर फसल क्या हो जाती है, गिर जाती है, फसल नीचे गिर जाती है। फसल नीचे गिर जाती है। पुष्पन व बालियां, जो पुष्पन और बालियां होती हैं, बालें निकल के समय, जब ये पुष्प लगने का समय होता है और उनकी बालियां निकलने का समय होता है, तब अगर बारिश हो तो परागकण धुल जाते हैं, ठीक है, फूल बन गए हैं। उस समय अगर बारिश हो गई है तो उनके सर के परागकोश के ऊपर जो भी परागकण होते हैं वो सब धुल जाते हैं, और परागकण ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, परागकण नहीं रहने से परागण क्रियाएं नहीं होगी और नए पौधों का जनन नहीं होता है, ठीक है। पुष्पन एवं बाली निकलने के समय वर्षा होने से, बाली निकलने के समय वर्षा होने से क्या होता है, परागकण धुल जाते हैं, क्या होता है, परागकण धुल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, परागकण धुल जाते हैं। परागकण व निषेचन होने के समय अगर बारिश होती है, जब परागकण और निषेचन क्रिया होती है, तब बारिश होने से क्या होती है, पैदावार में भारी कमी आती है। परागकण
व निषेचन के समय वर्षा से पैदावार में भारी कमी आती है। पैदावार में क्या होती है? भारी कमी आती है, बहुत ही भारी कमी आ जाती है। ठीक है, फसल व कीट व रोग का आक्रमण हो जाता है। असमय बारिश होने से फसलों में क्या हो जाता है? कीट लग जाते हैं, रोग हो जाते हैं। फसल में कीट व रोग का आक्रमण हो जाता है। फसल में कीट व रोग का क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है। ये तो हो गए प्रतिकूल प्रभाव। अब इनके बचाव के उपाय देखिए। बचाव के उपाय क्या है? बच कैसे सकते हैं? ये तो प्रतिकूल प्रभाव हुए, हम इससे बच कैसे सकते हैं? तो बचने के लिए देखिए, बुआई के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए? वर्षा से बनी पपड़ी को अंधी गुड़ाई करके क्या कर देना चाहिए? तोड़ देना चाहिए। बुआई के बाद अगर बारिश होती है तो हाथों हाथ उससे जो भी पपड़ी बनी है ऊपर, क्योंकि बारिश तो क्या होगी? बारिश का पानी होगा, जमीन उसे सोख लेगी, लेकिन सोखने के बाद उसके अंदर का जो कैल्शियम और फ्लोराइड मिला के जो परत बनती है ऊपर, उसको अंधी गुड़ाई करके अपन को तोड़ देना चाहिए। बुआई के तुरंत बाद वर्षा होने पर, बुआई के तुरंत बाद वर्षा होने से बनी पपड़ी को अंधी गुड़ाई से तोड़ देना चाहिए। ठीक है, और बारिश असमय होती है तो उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी बारिश से पानी खेत में भरा है उसके उचित निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे शीघ्रता से क्या हो? खेत से पानी बाहर निकाल देना चाहिए। उचित जल निकास व्यवस्था से पानी को शीघ्र खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये है बचाव के उपाय। फिर यहां हो गई हमारी वर्षा की जो क्रिया है खत्म। अब पढ़ेंगे प्रभावित करने वाला जो अगला कारक है हमारा, जिसका नाम क्या है? वो हवा के कारण। हवा से किस प्रकार से मौसम में, जलवायु में हवा जो होती है, हवा जो तत्व है, उसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्क्रीनशॉट लें आप इसका। आगे हवा देखिए, हवा या वायु किस तरफ बहती है? ज्यादा दाब क्षेत्र वाले, वायुमंडलीय दाब क्षेत्र वाले स्थान से कम वायुमंडलीय दाब क्षेत्र की तरफ बहती है। ज्यादा वायुमंडलीय दाब क्षेत्र वाले स्थान से कम वायुमंडलीय दाब क्षेत्र की तरफ बहती है। हमारे राजस्थान में जो मरुस्थल हैं, ठीक है, जो बाड़मेर, जैसलमेर, ये वाले इलाके हैं, यहाँ का दाब क्षेत्र कम होता है। ऐसे सभी हवाएं दौड़ भागकर अधिक दाब वाले क्षेत्र से कहाँ आती है? इस तरफ आती है। ठीक है, तो हवा या वायु। अगला जो प्रभावित करने वाला तत्व है वो है वायु। ठीक है, अब ज्यादा दाब क्षेत्र
अधिक दाब क्षेत्र वाले अधिक दाब क्षेत्र से कम दाब क्षेत्र की तरफ बहने वाली हवा या वायु कहलाती है। अधिक दाब क्षेत्र से कम दाब क्षेत्र की तरफ बहने वाली हवा या वायु कहलाती है। क्या कहलाती? हवा या वायु कहलाती है। ठीक है। अब वायु का जो नामकरण होता है वो उनकी बहने की दिशा के आधार पर किया जाता है। जैसे पश्चिम से हवाएं आ रही हैं तो पश्चिमी हवाएं, पूर्व से हवाएं आ रही है तो पूर्वी हवाएं, उत्तर पूर्व से आ रही है तो उत्तर पूर्वी हवाएं, दक्षिण से अगर हवाएं चल रही है, दक्षिण दिशा से हवाएं चल रही है तो उसे दक्षिणी हवाएं कहते हैं। अर्थात वायु का नामकरण किसके आधार पर किया जाता है? बहने की दिशा के आधार पर किया जाता है। वायु का नामकरण बहने की दिशा के आधार पर किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं पश्चिमी हवाएं कहलाती है। ठीक है। यह दिशा के आधार पर क्या गया है? नाम दिया गया है। अब वायु के अनुकूल प्रभाव भी है और प्रतिकूल प्रभाव भी है। सबसे पहले अपन देखते हैं वायु के अनुकूल प्रभाव। वायु के अनुकूल प्रभाव, लाभ क्या क्या होते हैं वायु चलने से? ठीक है। जो मार्च और अप्रैल में, आज का अभी का समय चल रहा है मार्च अप्रैल हमारा, ठीक है, इस समय गर्म पछुआ हवाएं चलती हैं जो क्या करती है? फसलों के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इस समय फसल के जो दाने सुखाने में सहायक होती है, जिससे उनके दानों के अंदर नमी नहीं रहती, और नमी नहीं रहने से उनमें कीट एवं रोगों का आक्रमण नहीं होता है। मार्च अप्रैल में चलने वाली पछुआ हवाएं फसल हेतु लाभकारी होती है। फसल के लिए तो लाभदायक होती है पछुआ हवाएं, जो मार्च अप्रैल में अभी के समय चल रही है। ठीक है। जुलाई अगस्त की जो मानसून की हवाएं होती हैं, ठीक है, चलने से वर्षा होती है। जुलाई अगस्त में मानसून की जो हवाएं होती है, अगर हमारे क्षेत्र की तरफ जुलाई अगस्त के अंदर क्या हो रही है? हवाएं चल रही हैं, तो मानसून की हवाएं है और वो क्या करती है? बादलों को अपने साथ लेके आती है, जिससे बारिश होती है। ठीक है। जुलाई अगस्त की मानसून हवाओं के चलने से वर्षा होती है, वर्षा होती है। ठीक है। अगला है अपना वायु द्वारा एक तो परागण क्रिया भी तो होती है। वायु से क्या होता है? परागण की क्रियाएं भी तो होती है, ये भी हमें पता है। ठीक है। तो वायु इसी का एक अनुकूल प्रभाव क्या है कि परागण क्रियाएं होती है। वायु द्वारा परागण क्रिया भी होती है, परागण क्रिया भी होती है। नेक्स्ट देखिए, मंद गति की वायु क्या करती है? CO2 की उपलब्धता बढ़ाती है। ठीक है।
अब CO2 कहाँ काम आती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। अगर तेज गति से हवाएं चलेगी तो CO2 को ग्रहण करने का समय ही नहीं मिलेगा, पर किसको? पौधों को CO2 ग्रहण करने का समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मंद गति की वायु CO2 की उपलब्धता बढ़ाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है? दर बढ़ती है तथा फसलें शीघ्रता से पकती है। ठीक है, मंद गति की हवाएं CO2 की उपलब्धता बढ़ाती है, जिससे जिससे क्या होता है? मंद गति की हवाएं CO2 की उपलब्धता बढ़ाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है तथा जिससे क्या होता है? हमारे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है तथा फसलें शीघ्रता से पकती। फसल क्या होती है? शीघ्रता से पक जाती है, आराम से पक जाती है। ठीक है, और हवा चलने से फसलों की मड़ाई व ओसाई में आसानी होती है। हवा चलने से जो फसलों की मड़ाई व ओसाई में आसानी होती है। हवा चलने से फसलों की मड़ाई व ओसाई में आसानी होती है, आसानी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे किसके अनुकूल प्रभाव, किस चीज के? वायु के। अब पवनों के कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हैं। पवन के प्रतिकूल प्रभाव की हैं, क्या है? देखिए, पवन के प्रतिकूल प्रभाव, वायु के प्रतिकूल प्रभाव। देखिए, प्रतिकूल प्रभाव में क्या आता है? लू, आंधी, तूफान, शीतलहर पवन के लिए प्रतिकूल प्रभाव में आती है, अर्थात फसलों के लिए प्रतिकूल होती है। देखिए, लू, आंधी, तूफान, शीतलहर फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अब तापमान में भिन्नता के आधार पर दो तरह की हवाएं चलती हैं। हवाएं दो प्रकार की होती है, एक तो लू और एक होती है शीतलहर। लू तो बहुत ही ज्यादा गर्मी में, जो जून की गर्मी होती है उस समय चलती है, बहुत गर्म हवाएं, और शीतलहर जो ठंडी सर्दियों में चलती है। देखें, जैसे तापमान के आधार पर हवाएं, तापमान के आधार पर दो प्रकार की हवाएं, एक तो लू होती है अपनी और एक होती है शीतलहर। एक होती है लू और एक होती है अपनी शीतलहर। ठीक है, शीतलहर, लू ये मई जून के समय, मई जून जुलाई के समय क्या होती है? महीने में जो गर्म हवाएं चलती हैं, जो पश्चिम दिशा से आती है, पश्चिमी दिशा से चलती हैं, इन्हें लू कहा जाता है। मई जून के समय पश्चिम दिशा से
चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? हमारी लू कहलाती है। लू कहलाती है। और दिसंबर जनवरी में जो ठंडी हवाएं उत्तर दिशा से आती है, उत्तर की दिशा से आने वाली दिसंबर जनवरी में ठंडी हवाएं क्या कहलाती है? शीतलहर कहलाती है। दिसंबर जनवरी में उत्तर दिशा से चलने वाली ठंडी हवाओं को शीतलहर कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतलहर कहते हैं। शीतलहर कहते हैं। ये हवाओं के प्रतिकूल प्रभाव क्या है अभी पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले एक बार से। देखिए, फसलों पर प्रभाव क्या पड़ता है? वायु का। वायु का फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव। फसलों पर प्रभाव क्या है? तो पहला प्रभाव है आंधी तूफान आने पर फसलें गिर जाती है। बहुत तेज हवाएं, आंधी तूफान चल रहे हो तो खड़ी फसल क्या होती है? गिर जाती हैं। ये तो एक सामना दिखने सा प्रतिकूल प्रभाव है। आंधी तूफान आने पर खड़ी फसल गिर जाती है। जो खड़ी फसल होती है वो क्या हो जाती है? नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट है वृक्षों की टहनियां टूट जाती हैं। ज्यादा तेज हवाएं चलने से वृक्षों की जो डालियां टहनियां टूट जाती हैं। ठीक है, वृक्षों की टहनियां टूट जाती हैं। कई बार तो वृक्ष जड़ सहित ही उठकर जाते हैं। तेज हवाओं से कई बार तो ऐसा होता है कि वृक्ष बड़े बड़े वृक्ष क्या करते हैं? जड़ों समेत उखड़कर निकल जाते हैं। कई बार वृक्ष जड़ों सहित उखड़ जाते हैं। जड़ सहित ही निकल जाते हैं। ठीक है, फरवरी मार्च में तेज हवाएं चलती है। जो फरवरी मार्च में जो तेज हवाएं चलती है, अभी का तो समय मार्च गया है, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल तक जो तेज हवाएं चलती हैं, फसलें शीघ्र पकने लगती हैं और दाने सिकुड़ जाते हैं। दाने सिकुड़े हुए प्राप्त होते हैं। ये जो हवाएं अभी नाइट में अपन को देखने, रात में चल रही हैं, दोपहर में, तो ये फसलों के लिए हानिकारक है, क्योंकि इनसे ये अभी गर्म की हवाएं हैं जिससे फसल बहुत तेजी से पक जाती है। और जब तक हम कटाई करते हैं तब तक तो आधी फसल के दाने सिकुड़ भी जाते हैं। मार्च अप्रैल में चलने वाली, इसको फरवरी मार्च में चलने वाली तेज हवाओं से फसलें
शीघ्र पक जाती हैं तथा दाने सिकुड़ जाते हैं। दाने क्या होते हैं इनके? सिकुड़ जाते हैं। तेज हवाएं चलने से उच्च तापक्रम से जल मांग बढ़ती है। गर्म हवाएं चल रही है मार्च अप्रैल में, ठीक है, तो हम भी देखते हैं तेज हवाएं चल रही है, बाहर गर्मी पड़ रही है, तो हमारे खुद के फसलों की छोड़ो, हमें खुद को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है कि ज्यादा तेज हवाएं और तापक्रम से क्या होता है, हमारे शरीर से वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा या किसी भी पसीने के रूप में पानी बहुत ज्यादा बाहर निकलता है, जिससे हमें बार बार प्यास लगती है। वैसे पौधों में तेज तापक्रम से क्या होता है, पढ़ा है इसके बारे में। तेज तापक्रम से वाष्प उत्सर्जन की क्रिया तेज हो जाती है, अर्थात पौधों के अंदर से जो वाष्प बनके पौधों की पत्तियों से, तने से, शाखाओं से क्या होता है, पानी भाप बनके उड़ने लगता है, जिससे पौधे के शरीर में पानी की कमी आती है लगातार, और क्या होता है, पौधा को जल की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है, तो जल मांग बढ़ जाती है। तेज हवाओं से उच्च तापक्रम रहने पर क्या होती है, जल मांग बढ़ जाती है। तेज हवाएं चलने से उच्च तेज हवाएं चलने से उच्च तापक्रम के कारण तेज हवाएं चलने से उच्च तापक्रम के कारण क्या होता है, जल मांग बढ़ जाती है। जल की मांग क्या हो जाती है, हमारे बढ़ जाती है। वृक्षों के फल फूल आदि भी तो चढ़ जाते हैं, तेज हवाएं चलती हैं तो अपरिपक्व फूल होते हैं, वो भी तेज हवा के कारण टूटकर फलन गिर जाते हैं। तेज हवाओं से वृक्षों के फल फूल गिर जाते हैं। ये वायु का फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव है, ठीक है। जैसे आंधी तूफान आने पर, एक बार फिर से देखते हैं, आंधी तूफान आने पर खड़ी फसल भी नीचे गिर जाती है, ठीक है। वृक्षों की टहनियां टूट जाती हैं, खड़ी फसलें नीचे गिर जाती है, वृक्षों की टहनियां टूट जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पेड़ पौधे जड़ों समेत ही उखड़ जाते हैं। अब जड़ समेत उखड़ जाते हैं तो जड़ें एक कार्य करती है मिट्टी को बांधे रखने का, तो जड़ समेत पौधे उखड़ जाएंगे तो वहां की मिट्टी कमजोर हो जाएगी, जिससे मृदा अपरदन होता है, ठीक है। ये भी एक इनडायरेक्टली नुकसान हमें हानि होती है, प्रतिकूल प्रभाव है मृदा पर, ठीक है। फरवरी मार्च में जो तेज हवाएं चलती हैं उससे फसलें शीघ्र पकने लग जाती है, बहुत जल्दी पक जाती है, और जब तक कटाई का समय आता है तब तक तो ये पककर जल भूनकर इनके दाने बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तेज हवाएं चलने से जो तापक्रम भी ज्यादा होता है, तापक्रम ज्यादा होने से पौधे के अंदर से वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा क्या होती है, पानी की हानि बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, जिससे वाष्प उत्सर्जन क्रिया ज्यादा होने से पौधे की जो जल मांग होती है, जल आवश्यकता मांग होती है, जल की आवश्यकता ज्यादा होने से वो ज्यादा जल की मांग करता है। और अगर वहां पर जिस स्थान पर वाष्प उत्सर्जन क्रिया ज्यादा हो रही है लेकिन जल की जो पूर्ति है वो कम होती है, या जल जहाँ पर कम पाया जाता है, पौधे की जल मांग पूरी नहीं हो पाती है, तो वो फसलें, वो पौधे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल जल जाते हैं, फसल खराब हो जाती है। तेज हवाओं के चलने से वृक्षों के फल फूल आदि भी नीचे गिर जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मानसून और जलवायु का जो तत्व लेके हमने वर्षा के बारे में पढ़ा, वर्षा के बाद अपन ने आज वायु के बारे में पढ़ा। अब वायु के प्रतिकूल प्रभाव से बचाव के कुछ उपाय हैं, जैसे वायु रोधी वृक्ष लगाकर अपन कर सकते हैं, ठीक है। कुसुमाट कुल के पौधे लगाकर जो लू से बचे रहते हैं, ठीक है, जिन पर लू का प्रभाव नहीं पड़ता वो, ठीक है। स्तंभन करके, स्तंभन क्रिया में क्या करते हैं, हम शाखाओं को तने से बांध देते हैं। ये कुछ क्रियाएं हैं जो बचाव के उपाय हैं इन हवाओं से, आंधियों से, जिनके बारे में आने वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो
उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अपन अगली क्लास में।